अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट का वीडियो लेके आए हैं। अकाउंट के अंदर हम चैप्टर साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब सीख रहे थे। हमने उसके सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लिया है, बट उसके जो उदाहरण है वो भी अच्छे हैं। तो आज हम उदाहरण ही करेंगे। तो उदाहरण 1 से लेकर 6 आप कर सकते हो, इजी है, ठीक है। तो आज हम उदाहरण 7 को करेंगे। पारेख और मेहता की साझेदारी पेढ़ी की तारीख 31/3/2017 के रोज की नीचे लिखी शकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हमें इनका वार्षिक हिसाब तैयार करना है और इनका अनुपात हमें नहीं पता है और कहीं लिखा भी नहीं है, तो हम अनुपात क्या लेंगे? समान, ठीक है, 1:1। सबसे पहले हमारा काम क्या है? समायोजनों को टिक करना। तो मैं समायोजन पढ़ लेता हूँ। पहली समायोजन लिखी है अंतिम स्टॉक की। अंतिम स्टॉक की समायोजन हम टिक नहीं करते, आप याद रखोगे। दूसरे में लिखा है 15,000 की खरीदी का बिल लेनदारों के पास से मिला था, जो लिखना रह गया है। जब हमको लेनदारों के पास से बिल मिलता है, इसका मतलब हमने खरीदी करी थी, ठीक है, और खरीदी लिखना रह गया है। अगर खरीदी लिखना रह गया तो खरीदी पे टिक करेंगे, अगर खरीदी पे टिक करेंगे तो लेनदारों पे टिक करेंगे, ठीक है। तीसरा, वसूली पात्र दावा के संबंध में बीमा कंपनी के पास से 2000 में समाधान हो गया है। हमें किसी समस्या के समाधान के लिए दावा मंजूर कराया गया था 5000 का, ठीक है, बट बीमा कंपनी ने तब हमें दिया नहीं। पर अभी हमें बीमा कंपनी से समाधान हो रहा है 2000 रुपये का। तो जितना भी हमारा वसूली पात्र दावा है उसमें से हमें कुछ रकम कम चुकानी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले वसूली पात्र दावा पे टिक कर लोगे। दूसरा, बीमा कंपनी हमें दे रही है तो हमारा लेना बनता है। दूसरी एंट्री क्या जाएगी? संपत्ति लेना पक्ष में, ठीक है। इसे मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह। चौथे नंबर में लिखा है विज्ञापन उपलब्ध में से चालू वर्ष के विज्ञापन खर्च के रूप में 50% रकम अपलिखित करो। अब विज्ञापन उपलब्ध क्या होता है? जब हम विज्ञापन खर्च करते हैं तो कुछ रकम उसमें से बचा लेते हैं, ठीक है, जो हमारी संपत्ति कहलाती है। तो कहाँ लिखेंगे इसको? संपत्ति लेना पक्ष में। तो जो भी विज्ञापन उपलब्ध खाता होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना पक्ष में। तो विज्ञापन उपलब्ध खाता पे आप टिक कर लोगे। फर्नीचर और फिटिंग्स तथा ऑफिस साधन पर 5% की दर से सीधी रेखा पद्धति से घिसाई गिनो। अब ये सीधी रेखा पद्धति हमने 11th में सीख के आ गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, जो उसकी मेन कीमत होती है, लागत कीमत, हमें उस पर घिसाई देनी रहती है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप फर्नीचर और ऑफिस साधन पर टिक कर लीजिए। छठा, 1000 बीमा प्रीमियम के पेशगी भरें। पेशगी का मतलब हमने अधिक भर दी है तो हमारा लेना बनता है, तो बीमा प्रीमियम पर टिक कर लोगे और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? संपत्ति लेना पक्ष में। सातवां, टेंडर डिपॉजिट पर 12% की दर से ब्याज मिलना बाकी है। कोई भी डिपॉजिट हमारी संपत्ति होती है, अगर उस पर हमको ब्याज मिलना बाकी है तो हमारा लाभ है। लाभ हानि खाता जमा पक्ष में लिखेंगे और आप कहाँ टिक कर लोगे? टेंडर डिपॉजिट पे। 8वें नंबर की समायोजन थोड़ी अच्छी है। एक ग्राहक के पास से प्राप्त 2000 की लेनी हुंडी तारीख 30/3/2017 के रोज अस्वीकार हुई, जो पहले से ही बैंक में भुनवाई थी। बैंक में भुनवाई का मतलब है हमारे किसी देनदार की लेनी हुंडी होगी जो हमने क्या करी? बैंक में भुनवाई। भुनवाई का मतलब है हमने बैंक में दिया और उससे पैसा लिया, बट क्या हुआ? जो देनदार था उसने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो हुंडी कैसी हो गई? अस्वीकृत। इसका मतलब है बैंक हमसे अब पैसा मांगेगी जो भी दिया था। तो जो भी रोकड़ और बैंक है उसमें से पैसा हमारा कम हो जाएगा, तो आप रोकड़ बैंक में टिक कर लीजिए। और जो भी हुंडी थी वो वापस हुंडी की हुंडी रह गई, क्योंकि हमको पैसा उसका मिला ही नहीं, वापस से बैंक ने ले लिया। तो वापस हम क्या करेंगे? देनदार के अंदर प्लस कर देंगे। जिसकी भी हुंडी होगी वो देनदार ही होगा, तो देनदार में क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करना रहेगा, ठीक है। तो आप देनदार में टिक कर लो और रोकड़ बैंक में टिक कर लो। 9वें नंबर की समायोजन, देनदार पर 2% की दर से डूबोतरी अनामत का प्रावधान कीजिए। देनदार पर डूबोतरी अनामत का प्रावधान करना है तो देनदार पे टिक कर लीजिए। तो सबसे पहले जो भी लेनी हुंडी या बिक्री की समायोजन होती है वो देनदार में से सोल्व करी जाती है, उसके बाद डूबोतरी अनामत की समायोजन सोल्व करी जाती है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? जितनी भी सकल तलपट में बाकियां दी गई है उसे हम खातों में रखेंगे। तो सबसे पहले हम जमा बाकी को देख लेते हैं। जमा बाकी में लिखा है पूंजी। तो पूंजी हम कहाँ लिखते हैं? साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ मैंने लिखा शेष आगे लाए, पारेख में 50,000 और मेहता में भी 50,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ लेनदार। लेनदार हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे।
तो यहाँ मैंने लिखा लेनदार 50,000 समायोजन, इसलिए रकम अंदर लिखी। ठीक है, आगे लिखा बिक्री। बिक्री हम कहाँ लिखते हैं? व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ मैंने लिखा बिक्री 6 लाख। उधार पक्ष में पहला लिखा है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक हम व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखते हैं, प्रारंभिक स्टॉक 30,000। नेक्स्ट खरीदी। खरीदी भी यहीं लिखेंगे 4 लाख, समायोजन रकम अंदर लिखेंगे। देनदार। देनदार हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा देनदार 1.5 लाख रुपए। ठीक है, समायोजन रकम अंदर आएगी। नेक्स्ट रोकड़ बैंक। रोकड़ बैंक हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में ही लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा रोकड़ बैंक 12,000, समायोजन इसलिए रकम अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट है भाड़ा कर। भाड़ा कर हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा भाड़ा कर 3,000। नेक्स्ट यहाँ पे बीमा प्रीमियम खर्च है हमारा, यही लिखेंगे बीमा प्रीमियम 9,000, समायोजन है। वेतन हमारा खर्च है, यही लिखेंगे वेतन 42,000। आगे आवक माल गाड़ी भाड़ा खरीदी रिलेटेड खर्च है, व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखेंगे आवक माल गाड़ी भाड़ा 18,000। जावक माल गाड़ी भाड़ा, ठीक है, अगर हम माल बेचते हैं तो हमको खर्च होता है, हमारा जो भी खर्च है हम कहाँ लिखते हैं? लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। जावक माल गाड़ी भाड़ा 21,000। नेक्स्ट लिखा है वसूली पात्र दावा। वसूली पात्र दावा हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने वसूली पात्र दावा 5,000। विज्ञापन उपलब्ध खाता। विज्ञापन उपलब्ध खाता अभी मैंने आपको बताया संपत्ति हमारी, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे विज्ञापन उपलब्ध खाता 9,000, समायोजन है। फर्नीचर और फिटिंग्स ब्रैकेट में लिखा है लागत कीमत। जो आपको सीधी रेखा पद्धति दी गई है, जो आपको घिसाई कितनी है वो इसी लागत कीमत पे गिननी है 30,000 पर। ठीक है, पर एक्चुअल में हमारी फर्नीचर की कीमत अभी कितनी है? 23,000। तो फर्नीचर 23,000 अंदर लिखेंगे। आगे ऑफिस साधन, इसमें भी लागत कीमत लिखी है, दोनों पे हमें लागत कीमत पर घिसाई निकालनी है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऑफिस साधन है कितने का? 10,000 का, अंदर लिखा। टेंडर डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हमारी क्या कहलाती है? संपत्ति। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेंडर डिपॉजिट 6,000। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी हमारी संपत्ति है, यही लिखेंगे लेनी हुंडी 6,000। आगे लिखा है डूबत ऋण। डूबत ऋण हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा डूबत ऋण सकल तलपट 4,000। जब डूबत ऋण अनामत समायोजन आएगी तो यहाँ हम प्लस करके रकम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो हमने सकल तलपट के सभी बाकियों को खातों में रख दिया है। अब हम एक एक समायोजन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहली समायोजन है अंतिम स्टॉक 1,05,000 का है। अगर समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया है तो कहाँ लिखेंगे हम? संपत्ति लेना पक्ष में, और दूसरी एंट्री व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 1,05,000, दूसरी एंट्री व्यापार खाते जमा पक्ष में 1,05,000। ठीक है, इस प्रकार पहली समायोजन सोल्व करी हमने। दूसरी समायोजन 15,000 की खरीदी का बिल लेनदारों के पास से मिला था जो लिखना रह गया है। इसका मतलब हमारी खरीदी लिखनी बाकी है, तो खरीदी में प्लस करेंगे, प्लस नहीं लिखी खरीदी कितनी है? 15,000। 4 लाख के अंदर 15,000 प्लस कर देंगे, 4,15,000। अब दूसरी एंट्री लेनदारों में प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस करेंगे नहीं लिखी खरीदी। तो आपको ये समझ में आया होगा। तीसरे नंबर के समायोजन में लिखा है वसूली पात्र दावा के संबंध में बीमा कंपनी के पास से 2,000 का समाधान हो गया है। इसका मतलब बीमा कंपनी हमें दे रही है। एक्चुअल में हमने वसूली पात्र दावा दिया कितना है? 5,000, बट इसमें से हम कम कर देंगे क्योंकि बीमा कंपनी हमें दे रही है। तो यहाँ लिखेंगे बीमा कंपनी 2,000। तो अब हमें एक्चुअल में देना कितना है? 3,000। अब हमारा ये लेना बनता है संपत्ति लेना पक्ष में, इसकी दूसरी एंट्री जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीमा कंपनी खाते 2,000। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चौथे नंबर के समायोजन विज्ञापन उपलब्ध में से चालू वर्ष के विज्ञापन खर्च के रूप में 50% रकम अपलिखित करो। मतलब जो हमने बचाया है इसमें से हमको 50% और देना है, तो माइनस कर देंगे अपलिखित 50%। 9,000 का 50% 4,500, माइनस करके रकम बाहर कर देंगे, बाहर भी आएगा 4,500। अब ये अपलिखित करने का मतलब हमें ये देना पड़ेगा विज्ञापन खर्च। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते उधार पक्ष में।
यहाँ लिख देंगे विज्ञापन खर्च कितना 4500। आगे लिखा हुआ है फर्नीचर और फिटिंग्स तथा ऑफिस साधन पर 5% की दर से सीधी रेखा पद्धति से घिसाई गिनो। सीधी रेखा पद्धति से का मतलब होता है जो हमारी लागत कीमत होती है हमें उस पर घिसाई देने रहती है, ठीक है। तो फर्नीचर की जो लागत कीमत है वो कितनी है 30,000। 30,000 का जब आप 5% निकालोगे वही हमारी क्या बनेगी घिसाई, माइनस करेंगे घिसाई। 30,000 का 5% होता है 1500, वही हम माइनस करेंगे इसमें से। दूसरा ऑफिस साधन की लागत कीमत है 15,000, वही हम माइनस करेंगे घिसाई। और 15,000 का जो 5% आएगा वो आएगा 750, इस प्रकार, ठीक है। माइनस करके रकम बाहर लिख देंगे। यहाँ आएगा 21,500 और यहाँ 9,250। अब इन दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में घिसाई के रूप में। तो यहाँ लिखा फर्नीचर पर घिसाई, ऑफिस साधन पर घिसाई। यहाँ पे आया था 1500 और यहाँ पे आया 750, इस प्रकार, ठीक है। छठी नंबर के समायोजन 1,000 बीमा प्रीमियम के पेशगी भरे हैं। पेशगी का मतलब हमने अधिक भर दिया, हमारा लेना बनता है, बीमा प्रीमियम में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बीमा प्रीमियम माइनस अधिक 1,000, तो बाहर कितना आएगा 8,000। अब हमारा 1,000 लेना बनता है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे पेशगी बीमा प्रीमियम 1,000। सातवां टेंडर डिपॉजिट पर 12% की दर से ब्याज मिलना बाकी है। हमने जो डिपॉजिट करी थी 6,000 की, ठीक है, हमें उस पर ब्याज मिलना बाकी है 12%। और जो हमने डिपॉजिट करी थी वो कब करी थी 1/10/2016 को। जब आप 1/10/2016 से 31/3/2017 तक गिनोगे तो कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, ठीक है। टोटल डिपॉजिट हमारी 6,000 की है, हमको 12% ब्याज मिलना बाकी है, तो 12/100 गुणा हमने 1/10/2016 को करा था 31/3/17 तक, कितने महीने होते हैं 6 महीने, 6/12 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 360। इसका मतलब हमको कितना ब्याज मिलना बाकी है 360। हमारी डिपॉजिट है, हमारा ब्याज लेना बनता है, कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में। और हमको डिपॉजिट का लाभ हुआ है, लाभ हानि खाते जमा पक्ष में लिखेंगे 360, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मिलना बाकी डिपॉजिट पर ब्याज, ठीक है, कितना 360। दूसरी एंट्री हमारा लाभ है, लाभ हानि खाते जमा पक्ष में लिखेंगे ब्याज 360। आठवीं एक ग्राहक के पास से प्राप्त 2,000 की लेनी हुंडी तारीख 30/3/2017 के रोज अस्वीकृत हुई, जो पहले से ही बैंक में बुनवाई थी। हमारे पास कोई देनदार की लेनी हुंडी थी, हमने क्या करा बैंक में उसको बुनवाया, पर उस देनदार ने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक ने क्या कर दिया हमारी हुंडी अस्वीकृत कर दी। इसका यह मतलब है कि बैंक ने हमारा पैसा वापस ले लिया, तो जो भी हमारे पास रोकड़ और बैंक है वो कम हो जाएगी, तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहली एंट्री माइनस लेनी हुंडी के, ठीक है, कितने 2,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 10,000। अब ये लेनी हुंडी अस्वीकृत का मतलब है कि जो भी हमारे देनदार थे वो हमारे वापस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेनी हुंडी की रकम तो बैंक ने वापस ले ली, तो जितनी भी लेनी हुंडी की रकम है वो वापस देनदार में क्या करनी पड़ेगी प्लस, क्योंकि देनदार से ही हमारे क्या बनती है लेनी हुंडी, तो यही क्या कर देंगे प्लस अस्वीकृत हुंडी कितनी है 2,000। टोटल कितना बचेगा 1,52,000। बस इसकी दो एंट्री यही होगी, क्योंकि बैंक ने हमें पैसा दिया था जो अस्वीकार हो गई हुंडी, तो पैसा वापस ले लिया, 2,000 यहाँ से माइनस करा। अब जो भी हुंडी के थे वो हमारे देनदार के पास ही आते हैं, तो देनदार में वापस हमने क्या करा प्लस करा अस्वीकृत हुंडी के 2,000, इस प्रकार, ठीक है। 9वें नंबर के समायोजन देनदारों पर 2% की दर से डूबती अनामत का प्रावधान कीजिए। तो ये रहे हमारे देनदार टोटल कितने के हो गए अब 1,52,000 के, इसी में से हम क्या माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत। 2% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 3,040, ये इसके अंदर से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 1,48,960। अब इस डूबत ऋण अनामत दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, तो यहाँ प्लस कर देंगे डूबत ऋण अनामत
समायोजन। ठीक है, कितनी आई 3040 प्लस करके रकम बाहर कर देंगे 7040 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सभी समायोजन पूरी हो चुकी है और सकल तलपट में हमें कोई समायोजन गुप्त भी नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सभी खातों को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यापार खाता बंद करेंगे। व्यापार खाते का जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है 7,05,000। तो जब आप इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा सकल लाभ 2,42,000। ये कौन से पक्ष में निकला है, उधार पक्ष में। तो लाभ हानि खाते में हम कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखा मैंने सकल लाभ 2,42,000। जब आप इन दोनों का टोटल करोगे जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है 2,42,360, 2,42,360। जब आप इसमें से ये सभी बाकियों को माइनस करोगे तब आपके पास आएगा शुद्ध लाभ। ये कौन से पक्ष में निकला है, उधार पक्ष में। तो लाभ हानि वितरण खाते में हम कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखा मैंने शुद्ध लाभ, दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे कुछ बाकियां नहीं थी माइनस करने के लिए, तो यही हमारा क्या बन गया, वितरण पात्र लाभ। अब हमें अनुपात नहीं पता, तो हमने कौन से अनुपात में बांटा, समान अनुपात में। तो यहाँ पर आया 74,785, 74,785 बराबर। अब ये उधार पक्ष में लिखा है, पूंजी खाते में हमने कहाँ लिखा, जमा पक्ष में, वितरण पात्र लाभ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाता बंद करेंगे। तो पूंजी खाते का जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखेंगे। और यही हमारे क्या बन जाएगी, शेष आके ले गए। ये कहाँ पे है, उधार पक्ष में। पक्के तलपट में हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा पूंजी खाता, पारेख और मेहता दोनों का टोटल करके बाहर लिखा। अब आपको पता है कि पक्के तलपट का टोटल कैसे आता है, समान आता है। तो जब आप पक्के तलपट का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 3,14,560, 3,14,560। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 7 को भी हल करा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।